तेजा। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा। हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा। हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा। हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 1729 कान्होजी निधन के बाद हजबी सिद्दी ने फिर अपना वो तबलीग जमात होती है ना, वो काम धंधे कोंकण में शुरू किए। कोंकण में पूरा हुड़दंग मचाना उन्होंने शुरू किया था, लेकिन हर बार वो प्रयत्न करते और सखोजी उनको लज्जित करके भगा देता। 3 साल ये चला। 1733 में सिद्दी रसूल भी मर गया। वैसे कहते हैं सिद्दी रसूल तो भला आदमी था वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि अलतकैया उसने ज़्यादा किया था। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बता दिया है। अब ये सिद्दी रसूल मर गया, उसके पीछे उसने 9 बीवियाँ, 11 लड़के और कुछ लड़कियां भी रखी थी। अभी हाजबी में एक कोली समाज में धर्मांतरित मुसलमान तो हो गए थे, उसमें से एक नाम था शेख याकूब। उसे शेख जी बुलाते थे। ये साहूकारी भी करता था। धर्मांतरित कोली तो था ही, पराक्रमी था, कहते हैं निडर भी था। अब उसके जरिए कुछ लालच देके हो सकता है अंदर सेंध की जा सकती है क्या, ये प्रश्न शाहू के मन में सता रहा था। शाहू ने यशवंतराव को हाथ में लिया। यशवंतराव ने अपना काम खूबी से निभा के हजबी में 2 फाड़ कर दिए। 1733 में शेख जी को शाहू महाराज के खजाने से 1 लाख रुपए की नगद राशि रिश्वत के रूप में दी गई। अंदाज़ा करो मित्रों, 1733 में 1 लाख रुपए। अब यहाँ जंजीरा के किले में सिद्दी रसूल का सबसे बड़ा बेटा था अब्दुल्ला। ये मराठाओं के साथ मिल गया, थैंक्स टू शेख। अब वो रहता तो था जिंजी में, अंदर किले के अंदर रहता था। सभी बेटों में उसके तकरीबन कहते हैं 9 बेटे थे। 9 में से ये जो बचे हुए 7 बेटे थे, उसमें सत्ता संघर्ष और जोरों से चलने लगा। अब ये जितने भी इस्लामी हैं, इन सब में तो हमने ये देखा है कि मौके का फ़ायदा उठाना, एक दूसरे का गला काटना, ये तो उनमें कॉमन है। अब इनके अंदरूनी सत्ता संघर्ष का फ़ायदा उठाने शाहू ने बाजीराव को कोंकण भेजा। बाजीराव कोंकण में मुहिम आज तक नहीं चलाया था, लेकिन शाहू ने भेजा। उसका पत्र बड़ा मज़ेदार है। शाहू ने 3 वाक्य का पत्र बाजीराव को भेजा है। शाहू महाराज कहते हैं, पत्र न वाचने, आप पत्र को ना पढ़ो, प्रथम घोड्यावर बसणे और उसके बाद ही आप पत्र का वाचन करें। प्रथम आप घोड़े पे बैठो और निकल जाओ, और निकलते निकलते घोड़े पे बैठ के ही ये पत्र सुनो। इतनी जल्दी शाहू ने की। अब उसके बाद बाजीराव ने तो पत्र पढ़ा और बाजीराव तुरंत वहाँ से निकल गया, दूसरे दिन निकल गया है। ये मुहिम के लिए मित्रों शाहू ने कर्जा लिया था, लेकिन कर्जा लेके भी इस अभियान के पैसे का बंदोबस्त बाजीराव के लिए शाहू ने किया। अब बाजीराव के साथ तो फतेह सिंह भोसले था। फतेह सिंह भोसले बाजीराव का सच्चा साथी है।
क्योंकि मरते दम तक ये मान लो कि मरते दम तक फतेह सिंह बाजीराव के साथ ही दिखाई देता है। जैसे हमारी झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के साथ दिखाई देती है ना, उसी प्रकार फतेह सिंह हमेशा बाजीराव के साथ दिखाई दिया है। 1733 के अप्रैल में ये दोनों नीचे कोकण में आए। वहाँ सातारा से शाहू ने सभी प्रमुख सरदारों को मदद देने का आग्रह भी किया है। सबको पत्र भेजे, धावाड़े को भेजा, गायकवाड़ है, शिंदे है, होलकर है, पवार है, इन सबको विशेष प्रयत्न करके शाहू ने आग्रह किया कि सिद्दी का निपात होना जरूरी है, आप मदद करो। अप्रैल 33 में कोकण में उतरने के बाद तुरंत आंग्रे के मदद से बाजीराव ने सिद्दी के आधिपत्य वाला जो मुल्क था, सीमा क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इस अभियान पे नज़र रखने हेतु शाहू ने पहली बार, हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार डाक सेवा का उपयोग किया है। अंग्रेज नहीं, ये डाक सेवा का 1733 में शाहू महाराज ने किया। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये उनकी सरकारी नियुक्ति थी। सरकारी नियुक्त मराठा सातारा से कोकण सारे चिन्हित जितने भी रास्ते थे उसमें पत्र लेन देन करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने से पगार देकर मावड़े नियुक्त किए गए। मतलब साफ है कि शाहू को इस अभियान की सारे समय पर जितनी भी छोटी मोटी प्रगति हो रही है, इसकी इत्यंभूत खबर पता चल रही थी। वहाँ से नीचे कोकण से सकोजी आंग्रे पूरी तैयारी देख के थोड़ा सा नाराज़ हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि भाई सिद्दी की तैयारी मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि वो 30 साल लड़ रहा था तो अवगत था कि भाई सिद्दी क्या कर सकता है। इधर मई में बाजीराव ने 1733 में 2 प्रमुख गांव छीन लिए। 9 मई को आंग्रे आरमार लेके जंजीरा पहुंचा। बाजीराव ने राजापुरी से जंजीरा प्रयाण किया। वह किले में 10 मई को अब्दुल्ला का शेख सिद्दी अब्दुल्ला का खून हुआ। 124 साल मित्रों बाद इसी दिन मीरत में 50 गोरे आक्रांता भी चर्च में काटे गए। मुझे 10 मई याद, मैं नहीं भूल सकता 10 मई को। और ये मीरत वाले 50 गोरे को काट के दिल्ली चले गए हैं। वैसे जाते जाते और भी बता दूं कि 1427 में स्विट्ज़रलैंड से यहूदियों का दमन चर्च ने किया था। जो बचे हुए यहूदी थे उसका भी निष्कासन इसी दिन स्विट्ज़रलैंड के पादरियों ने किया था। तो जू को स्विट्ज़रलैंड से 1427 में ही पादरियों ने हटा दिया था। सिद्दी अब्दुल्ला का एक बेटा था सिद्दी रहमान। ये सिद्दी रहमान मराठाओं को शामिल हुआ। 14 मई को उसका एक भाई था सिद्दी रहयान। अब इस रहयान ने बाजीराव पे सीधा हमला करके सिद्दी रहयान ने अपने जिंदगी की आखिरी गलती की। क्यों बता रहा हूँ मित्रों, एक ही दिन में 230 हजबी इस्लामी आक्रांता काटे गए। सिद्दी रेहान भी वो 230 में एक है, उसका भी गला काटा गया। उसके एक भाई को बंदी भी बना दिया। 26 मई को बाजीराव ने एक पत्र लिखा है मित्रों, पढ़ देता हूँ। आंग्रे ने शौर्य दिखा के सिद्दी जंजीरा में खुद को कैदी बना दिया है। 3 जगह सिद्दी पस्त हुआ है।
अभी भी उसके पास काफी क्षेत्र बचा है और वहां उसका बंदोबस्त चार चौबंद हमने रखने की कोशिश की है। इसमें हम निश्चयी है संकल्प पूरा करने प्रयत्नों की पराकाष्ठा हम कर रहे हैं, श्री के चरणों में अर्पित। सिद्धि ने चौल के पोर्तुगीज, सूरत के मोगल, मुंबई के अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम, इन सब से मदद की गुहार लगाई। मुगल सरदार था सूरत का वजीर खान दौरान। वजीर खान ने मुंबई के अंग्रेजों को फरमान भेजा, जो फरमान उपलब्ध है, बिना विलंब सिद्धि को मदद भेजे। लेकिन मुंबई से उसको उत्तर आया कि हम तो व्यापारी है, अगर आप फौज और पैसा भेजते हैं तो आरमार भेजने में हम मदद के लिए तैयार है। अब आ गया मित्रों जून का समय था, वर्षा ऋतु के वजह से तूफान बारिश हो रही थी कोकण में। सिद्धि ने तैयारी भी जबरदस्त कर रखी थी। ना शेख जी, ना रहमान, ना कोई और कटकारस्थान कर ये मराठा वहां पे कर नहीं पाए तो थोड़े ठंडे पड़ गए। बाजीराव का हाथ भी ठंडा पड़ गया था, लेकिन बाजीराव कोंकण में ही था। उसने शेख जी को 5,000 रुपए मात्र भेजे। अब वो देख के शेख जी हैरान हो गया, क्योंकि रिश्वतखोर था, राशि भी ज्यादा चाहिए थी। तो शेख जी ने संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा कि भाई बाजीराव जी, अब क्या करूं, बीमार हूं, अगले 3-4 महीने आपको मैं मदद करने के लिए अक्षम हूं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बाजीराव ने उसे औचित्यगढ़ देने का वादा किया। इनफैक्ट औचित्यगढ़ के पूरे कागजात लेके एक शेख के पास गया भी मराठा, लेकिन शेख नहीं माना, क्योंकि शेख बीमार था। अब यहाँ सातारा में स्वामी जी को भी मथुराबाई का एक पत्र है। मथुराबाई का पत्र में मथुराबाई कहते कि 2 किले की विशेषता अंजनवेल और गोवल कोट की जब स्वामी जी ने इच्छा जताई थी कि इसको आप ले लो, क्योंकि इसका भी सामयिक महत्व था जंजीरा के अंजनवेल और गोवल कोट के तटीय चौकी का। मथुराबाई ने 23, 24 और 26 मई को मराठाओं के विजय का वर्णन बड़े रसपूर्ण तरीके से स्वामी जी के चरणों में रखा है। अब उस माता का प्रतिभा, भाषा शैली, पत्र लिखने का तरीका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, मराठी में आज भी है। मैं 100% मित्रों श्योर हूं कि हमसे कोई भी इस प्रतिभाशाली हस्ती का नाम भी नहीं जानता। ऐसे हजारों भारतवर्ष में पड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया भी उनमें से एक है। कौन जानता था द्रौपदी जी को? लेकिन प्रतिभावान स्त्री शक्ति हमारे यहाँ गत 25,000 साल से है। शाहू ने अपने सारे प्रमुख सरदार जितने भी थे उसको तो कोंकण भेजा। बाजीराव जमीन पे घेराबंदी कर रहा था। सुखोजी और मानाजी शिंदे सिद्धि का सारा आरमार डुबोने में लगे थे। जून को श्रीनिवास प्रतिनिधि ने जंजीरा गांव पे भगवा निशान फहरा दिया। इस विजय का वर्णन त्र्यंबक पुरंदरे ने बाजीराव को लिखे पत्र में किया है। ये पत्र की तारीख मैंने निकाली है 16 सफर यानी 17 जुलाई 1733। आंग्रे ने सिद्धि के सारे जहाज अब तक जुलाई में डुबो दिए थे। पता चला कि इन डुबोए जहाज में एक अंग्रेजी जहाज भी है, तो इसका सीधा मतलब है कि मुंबई से गुप्त मदद भेजी गई थी।
7,673 रुपये का जुर्माना अंग्रेज़ों को लगाया गया और उसका वसूली करके रोज नामक जहाज को मित्रों छोड़ा गया। अब तक रोज समुद्र किले में सिद्दी के साथ बैठा था। सीधी बात है, अंग्रेज़ों ने मदद की थी वजीर खान के कहने पे। अगस्त 1733 के बाद ये अभियान थोड़ा सा लंबा खींचता गया। लंबा खींचने के कारण और मालवा और दिल्ली में तब हलचल शुरू होने के कारण प्रत्यक्ष किला जीतने की मुहिम को बाजीराव ने स्थगिति दे दी। वहाँ पे रोज पकड़ जाने के बाद मुंबई के अंग्रेज भी घबरा गए थे। सिद्दी के उंदेरी किले पर निशाना लगाकर अंग्रेज वहाँ पे बैठ गए। बगल वाला खांदेरी किला था। खांदेरी किला भी मराठाओं के पास था। उंदेरी पे अंग्रेज़ों ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा, नाम था थॉमस होल्डन और उसकी मेरी युद्ध सामग्री के साथ सिद्दी ने जब देखी तो सिद्दी आनंद से उछल पड़ा। सितंबर के आखिर में उम्मीद के तहत सूरत से एक मुगल सेना भी पहुंची। खबर आई कि फजल उल रहमान खुद उनके साथ आ रहा है। अब इसी नाम का एक फजल उल रहमान हमारे पाकिस्तान में भी है। वो भी बड़ी मदद की आशा लेके तुर्कस्तान के खलीफा से मिला था। देखा ना आपने? वो तो हमास का जो अभी मर गया ना, उसके साथ भी फजल उल रहमान था। तो आज तक उनकी मानसिकता यही है। खलीफा, जैसे M.K. गांधी ने खलीफा जो था उसको खिलाफत कर दिया, खलीफत से खिलाफत कर दिया। हमारे पागल हिंदुओं को लगा कि ये खिलाफत यानी यही एक कोई आंदोलन का हिस्सा है वगैरह वगैरह। चलो छोड़ो। हमास ने सार्वजनिक तौर पे पोर्कियों को मदद भेजने का आह्वान किया था, ये भी आपने देखा होगा। तो इनकी उम्मीद का ये एक उत्कृष्ट नमूना है जो 1500 साल से चल रहा है। 712 हो, 1712 हो या 2012 हो, मानसिकता वही है। रोहिंग्या का नाम ले लो, इंडोनेशिया का नाम ले लो, हाँ, पैलेस्टीन रंडी रोना शुरू। हजारों साल से जू को निर्वासित करके इन्होंने रखा। 7 अक्टूबर खुद कैसे मारा ये हमने देखा है। उसके बारे में ना कोई जिक्र करता है, ना कोई पेपर में कोई उसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो ये उम्मीद से सिद्दी को चारों ओर से मित्रों मदद मिलना शुरू हो गई। सखोजी आंग्रे का दुर्भाग्य से निधन हो गया और मराठाओं का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक सर्वांगीण, सबल और बुद्धिमान नेतृत्व चला गया। सखोजी जैसे पराक्रमी, नीतिवान, राष्ट्र प्रेमी का अल्पायुषी होना मराठाओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो गया। वंदे मातरम।